सर जी जी बोलिए। सर पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है ना। रेमन विलियम्स व्यूज अबाउट ट्रेजेडी एंड कल्चर। हाँ जी। तो इसमें हम उसके कंटेम्प्रेरी आइडियाज के बारे में लिखेंगे ना, देखिए वो कहता है या कि फिर मैं आपको बताता हूँ, इसमें वो बताता है कि कल्चर जो है वो किस तरह से विलियम व्यू देता है, यानी कल्चर और ट्रेजेडी के बारे में, कि कल्चर कैसे ट्रेजेडी को चेंज कर रहा है। हर कल्चर की एक ट्रेजेडी है। बेसिकली कैथरीन बेल्से ने इतनी थीरीज को डिस्कस किया, उसने फॉर्मलिज्म को बताया, उसने न्यू क्रिटिसिज्म को बताया। आखिर में वो कहती है कि मीनिंग्स कहीं भी, अगर टेक्स्ट की बात करें कि मीनिंग टेक्स्ट के ऊपर लाए करते हैं, टेक्स्ट पे इंसार करें, तो टेक्स्ट के ऊपर लिखा भी चीज चेंज हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। बेसिकली मीनिंग जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल कंस्ट्रक्ट होते हैं। क्योंकि कल्चर बनाता है, सोसाइटी बनाती है, रीजन बनाता है, उस तरह उस वक्त के लोग बनाते हैं चीज को। तो इसी तरह ट्रेजिडी भी कल्चर के साथ चल रही है। आप देखें, कल जब ट्रेजिडी आई उनके हाथ में, मेडिवल एज कल्चर किसकी एज थी? चर्च की एज थी। तो उन्होंने ट्रेजिडी को मोल्ड करने की कोशिश की, कौन सा मीनिंग देने की कोशिश की? मजहब, मोरालिटी का फॉल ट्रेजिडी। आप मजहब से दूर हो गए, ट्रेजिडी। प्योरिटन मजहब से दूर हो जाए जी, ट्रेजिडी। क्लासिकल, वो उसको रैशनल सेकुलर बनाने की कोशिश करते हैं, ह्यूमनिज्म की तरफ ले जाते हैं। तो मीन ट्रेजिडी चेंजेस विद द पैसेज ऑफ द कल्चर, विद द एज कल्चर चेंज ट्रेजिडी आल्सो चेंज। So tragedy is also linked with culture and society and the people and human nature. Human nature भी इट्स आल्सो पार्ट ऑफ कल्चर। इंसान की नेचर जो है वो कल्चर के साथ मोल्ड होती रहती है। आप मेडिवल एज में जो बंदा है उसका कल्चर मेडिवल एज का ही है। आप गांव का बंदा है, उसका अपना कल्चर है। शहर का बंदा है, उसका अपना कल्चर है। इंग्लैंड का बंदा है, उसका अपना कल्चर है। ठीक है। कोई और कंट्री, नॉर्वे का बंदा, उसका अपना कल्चर है। रशिया का बंदा, उसका अपना कल्चर है। तो कल्चर के लिहाज से भी ट्रेजेडी जो है वो चेंज होती है। तो वो क्या व्यू देता है कल्चर और ट्रेजेडी के बारे में, ये बताना है। तो ये वही क्वेश्चन ही बन जाता है जो हमने देखा था। डिफरेंट जो एजेस के अंदर ट्रेजेडी बन रही है, उसका व्यू बन रहा है, तो वही चीज उसके साथ ही हम इसे रिलेट कर सकते हैं। अच्छा देखिएगा, कल भी हमने कुछ चीजें देखी थी, आज फिर वही देखते हैं। अगर आप गौर से देखें तो वही चीजें ही हैं। ये क्वेश्चन है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ अरिस्टोटल। ये कल हमने डिस्कस किया था, याद करें। उसमें वो जो उसके मेन, उसके जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थी पोइट्री की, वो आपने बतानी है। ठीक है। ये इधर मैंने लिखी है, ये देखें। ये कल भी हमने ये चीजें देखी थी। अरिस्टोटल डिफाइंड ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू 7 कैरेक्टरिस्टिक। फीचर कैरेक्टरिस्टिक एक ही चीज होती, इट इज द मेमेटिक। पहली तो बात है, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक एक ही चीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। इट इज अ मेमेटिक इन नेचर। मेमेटिक किसने कहा था? अरिस्टोटल ने। इट इज अ सीरियस, नेचर में सीरियस होनी चाहिए। इट टेल्स द फुल स्टोरी ऑफ द अप्रोप्रिएट लेंथ। जो भी इंसिडेंट, जो भी इवेंट, जो भी प्लॉट है उसका, उसका बिगनिंग हो, मिड हो, एंड हो, एनाग्नोसिस हो, पेरिपिटी हो। ठीक है। ये आपने फुल बता देना है। इट कंटेन रिदम एंड हार्मोनी। मैट्रिकल लैंग्वेज में होती है ना। Rhythm and harmony occur in a different combination and different parts of the tragedy. It is a performed, not narrated. Epic हमेशा क्या होती है? नरेट होती है। ठीक है। जबकि ट्रेजिडी जो है वो क्या होती है? ड्रामेटिक फॉर्म में होती है, उसको डायलॉग बनाए जाते हैं। इट अरोजेज पिटी एंड फियर टू फुलफिल द एम ऑफ कथारसिस। अगर कथारसिस करना है तो उसमें पिटी फियर आएगा, तो फिर कथारसिस होगा। तो इसमें आप थोड़ा सा रोमन ग्रीक का बता देना कि उस वक्त स्टेज सजाए जाते थे, और वो ट्रियोलॉजी की फॉर्म में अपने प्ले लेके आते थे। यानी एक प्ले जो होता था वो 3 पार्ट में होता था। ठीक है। तो उन प्लेस को, मतलब पहले एक प्ले होता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और वो साथ साथ कॉमिक प्ले भी लेके आते थे, कॉमेडी भी, ताकि जो इतने सीरियस लोग इन चीज़ों को देख लेते थे, फिर उनको इमोशनली, उनको मतलब सूथ करने के लिए कॉमिक प्ले भी साथ लाते थे। उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। पिटी फियर अरोज किया जाता था कि उस वक्त के जो मसले मसाइल चल रहे थे, लोग बाजू का जंगे हो रही थी, तो वो अपने गमों पे भी नहीं रोते थे लोग। तो फिर उसके उनको ये दिखाए जाते थे ताकि उनका कथारसिस हो जाए।
होप यू गॉट द पॉइंट। आप इसको डिफाइन करना अच्छी तरह से, ये आपका सवाल बन सर जाएगा। इसमें वैसे मतलब ये करेक्टरिस्टिक तो ठीक है, लेकिन सर इसमें तो मेन थीम तो वो ही है कि ट्रेजेडी को एक्सप्लेन करना है हाँ जी। कि वो ट्रे- जो उसने बताया। आप ज्यादा मेन फोकस तो उसने प्लॉट पर ही किया है, तो हम आप ज्यादा पहले प्लॉट को आप एक्सप्लेन। इसमें ना ट्रेजेडी की डेफिनेशन भी बताइए। जी ट्रेजेडी जी। की डेफिनेशन लिख के ना उससे पॉइंट निकालना कि ट्रेजेडी जो है वो मिमेटिक इमिटेशन है, उसने बताया है। आप देखें तो दूसरे लफ्जों में ट्रेजेडी की डेफिनेशन से निकाले हुए सारे पॉइंट। जी आप अगर गौर से देखें उसकी डेफिनेशन की, ट्रेजेडी जो है वो इमिटेशन ऑफ सीरियस पीपल है। पहली बात, इमिटेशन आ गई, सीरियस पीपल भी आ गई। उसमें एक यानी ट्रेजिक रॉयल ट्रेजिक हीरो होता है, उसके अंदर हमार्टिया होता है। ठीक है। और उसका प्रॉपर बिगनी उसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड के उसकी एक लेंथ होती है, इट हैज प्रॉपर मैग्नीट्यूड, प्रॉपर लेंथ। पिटी फियर के जरिए कथारसिस का जो एलिमेंट होता है उसको फुलफिल किया जाता है। वो सारी चीजें वही, रिदम और हार मेट्रिकल लैंग्वेज होती है। मेट्रिकल लैंग्वेज, रिदम हार्मोनी उसके अंदर होता है, और मेट्रिकल लैंग्वेज में होता है वही चीजें। अगर देखें आप तो पूरी डेफिनेशन जो है वो खोली हुई है, एक एक पॉइंट। आप पहले डेफिनेशन लिखना, उसके बाद ये पॉइंट्स जो है वन बाय वन एक्सप्लेन कर देना। आप आपको बुक्स में मिल जाएंगे, बुक को भी देख लेना एक दफा। आगे देखते हैं कौन सा सवाल है। यानी आप हमने जितने भी पेपर देखे हैं खदीजा, अगर आप गौर से देखो तो हमने जितने भी पेपर देखे हैं वो हमें ऐसे लग रहे हैं वो एक दूसरे से बस सवाल ही बदले हुए हैं, चीज एक ही है। अब जो पेपर आएगा वो आपने मुझे सेंड करना है, वो भी आप देखोगे कि वो इन्हीं सवालों से ही वो निकाले होंगे, उनको आगे पीछे किया होगा और कोई फर्क नहीं होता। ये बस सवाल को थोड़ा सा आप ऐसे ही, या कान को आप सीधा पकड़ लें या वो उल्टा पकड़ लें, यानी वो इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, यही बस किया हुआ है। तो सिडनी एन apology Sydney's apology for poetry is a work which has rightly been valued as one of the outstanding performance in English criticism। ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग क्या है, वो एक इंग्लिश क्रिटिसिज्म में वो एक आउटस्टैंडिंग, मतलब वो कह रहा है कि criticism and rightly been valued as one of the outstanding performance in English criticism। अब जिस वक्त उसने इसके ऊपर रिबटल दी थी, उस वक्त ना बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। ठीक है, पोएट्री को बहुत सारे लोग, और वो प्लेटो का मेन ले रहे थे स्टांस के, प्लेटो ने भी तो इसको बैनिश किया, इतना महान पोएट है, इतना महान फिलासफर है, उसने जब इसको किया है, इसको बैनिश किया अपनी रिपब्लिक से, तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है, ये इमिटेशन कॉपी की कॉपी है, ये वायल है, और ये सब स्टैंडर्ड होती है। लोग इसमें इसमें डिबेस्ड किस्म के आइडियाज होते हैं, बस उनको अप्रिशिएट करते रहते हैं और लव पे लिखते रहते हैं, लोगों को राइट ट्रैक से हटा देते हैं लोग पोएट। वन विच इनविगोरेट अ न्यू फेस इन द हिस्ट्री ऑफ, इनविगोरेट का मतलब होता है स्टार्ट करना, इनविगोरेटेड अ न्यू फेस इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म। व्हाट इज योर ओपिनियन, एक्सप्लेन द आर्गुमेंट। अच्छा, इसमें मैंने इसके पॉइंट्स कुछ मैंने आपको सेंड भी किए हैं, उधर आप देखना। कुछ मैंने पॉइंट्स ना आपको सेंड किए हैं इसके बारे में लिख के, कि पोएट्स के बारे में वो क्या कहता है, कि पोएट्स क्या होते हैं। सारे पॉइंट्स जो हैं हम कुछ मैंने आपको सेंड किए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसमें बताना है कि अरिस्टोटल, मतलब फिलिप सिडनी का जो दौर था वो एलिजाबेथन एज थी, एक रेनेसेंस एज का वो फिगर था। और उसने खुद भी वो एक पोएट भी था, क्रिटिक भी था, और साथ वो एक नाइट भी था। तो फिलिप सिडनी पैदा हुआ था एक रॉयल फैमिली के अंदर। ठीक है, उसने उसका एक वर्क आर्केडिया भी है 1581 में उसने लिखा। उसकी डेथ होती है 32 एज में। वो एक अरिस्टोक्रेटिक भी था। ही आल्सो फॉट फॉर द क्वीन ऑफ दैट टाइम, क्वीन के लिए लड़ा भी था। तो बहुत सारे वो पोएट से इन्फ्लुएंस भी था। वो एडमंड स्पेंसर से इन्फ्लुएंस था, उसके बाद वो पेट्रार्क से इन्फ्लुएंस था। उसकी इन्फ्लुएंस में उसने अरिस्टोफेल एंड स्टेला लिखा। अरिस्टोफल और स्टेला ये भी एक पोइट्री की किस्म ही है, पोइट्री है जहाँ पे एक लवर है जो है वो अपनी बिलवर्ड को एड्रेस करता है। ठीक है, ये जैसे पेट्रार्क अपनी बिलवर्ड को करता था, थॉमस वाइट अपनी बिलवर्ड एन बोलन को करता था।
ये स्टेला को कर रहा है, अरिस्टोफेल एक मेल है और ये स्टेला को कर रहा है, मतलब ये उसका वर्क है। तो पोएट्री, वो एक पोएट भी था, तो इसलिए जब उसने स्टीफन गॉसन की किताब देखी जिसमें उसने बिटरली क्रिटिसाइज किया पोएट को और पोएट्री को, तो आखिर में वो एक्सेप्ट करता है जब वो उसकी रिबटल देता है बड़ा जबरदस्त तरीके से। वो कहता है कि पहली बात तो ये है कि पोएट्स जो हैं उसे रोमन ग्रीक्स और एंशियंट लिटरेचर जो है एडमायर करता आ रहा है। पोएट को लोगों ने वेट्स कहा, पोएट को सीयर कहा, पोएट को प्रॉफिट कहा, पोएट की एक वैल्यू है। पोएट को लोगों ने क्रिएटर कहा क्योंकि पोएट एक आइडियल ट्रूथ बना लेता है जो कि नेचर नहीं बना सकती। पोएट्री ने इतने बड़े बड़े करेक्टर क्रिएट किए हैं, जैसे हरकुलिस का करेक्टर क्रिएट किया है, उसके बाद यूलिसिस का करेक्टर क्रिएट किया है, एनीस का करेक्टर बनाया, ठीक है, विर्जल और होमर और हीसियड और इस तरह के बड़े बड़े पोएट्स जो हैं उन्होंने बड़े अच्छे करेक्टर क्रिएट किए, अखलीज का, हेक्टर का, अगमेम्नान का। तो इतने बड़े बड़े करेक्टर नेचर नहीं बना सकी परफेक्ट जो इसने बनाए, ठीक है। ग्रेट करेक्टर पैदा किए पोएट्री ने, बड़े आइडियल ट्रूथ क्योंकि वो दे लेती है। फिर उसने कहा कि पोएट्री जो है वो इंस्ट्रक्ट कर सकती है। उसने असल में पोएट्री को मोरालिटी के साथ जोड़ा है। सिडनी ने पोएट्री को किसके साथ जोड़ा है? उस वक्त लोग उसे बुराई कह रहे थे ना, ईवल है, मदर ऑफ ईवल है। तो उसने कहा नो, ये मोरालिटी सिखाती है, क्योंकि मोरालिटी अगर आप बंदे को वैसे ड्राई मोरालिटी सिखाओ तो वो लोगों को समझ नहीं आती। अगर आप उसको कोई एपिक सुनाओ, आप उनको ट्रेजेडी दिखाओ, आप उनको कोई मूवी दिखाओ और साथ आप टीच करना चाहो, तो आप वो चीजें टीच कर सकते हैं जो आप वैसे सुना के नहीं कर सकते। सारी जिंदगी लेसन देते रहो लेकिन विजुअल सामने दिखाओ जो, और साथ गा गा आगे पढ़ो, तो लोग डिलाइट भी हासिल करते हैं, अम्यूजमेंट भी लेते हैं और साथ लेसन भी सीख लेते हैं और लर्न भी कर लेते हैं। तो ये पोएट्री के अंदर है। और रोमन ग्रीक से लेके कहता है कि प्लेटो तक, हीसियड हो, होमर हो, वर्जल हो, ठीक है, हीसियड हो, और इसके बाद लिवियस हो, एनिस हो, डांटे हो, बोकाशियो हो, पेट्रार्क हो, बड़े बड़े पोएट्स हो, ये सारे पोएट्स जो हैं इन्होंने बड़े शाहकार, बड़े मास्टरपीस क्रिएट किए हैं जो नेचर नहीं कर सकती। आप इनके नाम याद कर लें, होमर, विर्जल, हीसियड, लिवियस, एनिस, डांटे, बोकाशियो, पेट्रार्क, ठीक है। ये ऐसे अजीम पोएट थे, इन्होंने वो चीज़ें बनाई हैं या इतना ज़बरदस्त क्रिएट की है पोएट्री, और उनके करेक्टर के वो नेचर भी नहीं बना सकी क्योंकि ये आइडियल ट्रूथ बता लेते हैं। तो बड़े बड़े जो अर्ली पोएट थे फिर उनके नाम लेता है। ये तो पोएट है ना, तो आम पोएट थे। फिर कहता है अर्ली पोएट जो जिन्होंने स्टार्ट किया था लिखना, एम्पेडिकलस, फर्मेनिडीज और थेल्स, प्लेटो वगैरह, इनके नाम याद कर लो। पहले प्लेटो का डिस्कस करना कि प्लेटो ने जो रिपब्लिक लिखी है वो भी पोएटिक लैंग्वेज में। प्लेटो, उसने रिजेक्ट किया पोएट्री को, कहता है उसने बुरे पोएट्स को रिजेक्ट किया जो वायल और बुरी पोएट्री लिख रहे थे। उसने किसको रिजेक्ट किया? ऐसे पोएट्स को रिजेक्ट किया जो बुरी पोएट्री लिख रहे थे। उसमें उसने कहा कि जो अर्ली पोएट्स थे जैसे प्लेटो, एम्पेडिकलिस, एम्पेडिकलिस के स्पेलिंग ये EMPEDOCLES, एम्पेडिकलस, फर्मेनिडीज, PERMINIDES, फर्मेनिडीज, ठीक है। फर्मेनिडीज, फर्मेनिडीज, एम्पेडिकलस, प्लेटो, ठीक है, थेल्स, यानी ये अर्ली पोएट थे। इनका अगर वर्क हम पढ़ते हैं तो ये भी पोएटिक फॉर्म में है। इसका मतलब है पोएट्री जो है शुरू से नॉलेज को स्टार्ट करने वाली पोएट्री है। पोएट्री ने स्टार्ट दिया। पोएट्री अपनी मैट्रिकल लैंग्वेज में, अपनी एक फिगरेटिव लैंग्वेज में मौजूद थी जब प्लेटो था, एम्पेडिकलिस था, फर्मेनिडीज था, थेल्स था। तो इस तरह के बड़े बड़े पोएट्स जब मौजूद थे उस वक्त पोएट्री थी। पोएट्री तो स्टार्ट, पोएट्री जो अर्ली नॉलेज है वो स्टार्ट ही पोएट्री से हुआ। इवन साम बुक जो है बाइबल की वो भी पोएट्री में, जबूर जो है वो पोएट्री में गा गा के पढ़ते थे। दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में है कि वो गाते थे, ठीक है। तो थेल्स, एम्पेडिकलस, फर्मेनिडीज एंड इवन प्लेटो रोट हिज वर्क इन अ वर्स फॉर्म। उन्होंने भी अपना काम वर्स फॉर्म में लिखा। इसके बारे में आप मजीद बता सकते हैं। होमर हो, विर्जिल हो, हिसियड हो, लिविनस हो, एनियस हो, डेंटे हो, बोकाशियो हो और पेट्रार्क,
इनका काम भी पोएट्री में है, और ये पोएट थे और इन्होंने बड़ी आइडियल ट्रूथ बनाई है, क्रिएट की है। आप इसी तरह आप उसको उसके बाद एक्सप्लेन करोगे हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, और इसके बाद जितने भी बड़े बड़े नेचुरल साइंसेस हैं, वो आपको एक स्पेसिफिक एक खास नॉलेज तो देते हैं, लेकिन पोइट्री अपने अंदर समा लेती है सारे नॉलेज को। आप मिसालें दे सकती हैं कि थॉलैंड मैन एक वर्क है सीमस हिनी का, वो हिस्ट्री भी बताता है और साथ फिलासफी भी बताता है, और आप देखें कि उसके अंदर मजहब का नॉलेज भी है, और सब को उसने समो लिया है पोइट्री ने अपने अंदर। उसको मैट्रिकल लैंग्वेज में सीमस हिनी ने बना दिया। आप पढ़ के देख लें, नहीं अगर आपने सुना तो मैं उसका लिंक सेंड करूंगा, वो देख लीजिएगा वो किस तरह पोइट्री ने अपने अंदर फिलासफी भी ले ली, हिस्ट्री भी ले ली और मजहब भी ले लिया। उस वक्त रोमन ग्रीक्स पुराना नॉलेज भी इसके अंदर डिस्कस हो जाता है। तो इसकी आप मिसालें दे सकते हैं कि पोइट्री अपने अंदर ये सब कुछ संभाल लेती है। तो ये सब कुछ आपको फिलिप सिडनी ने पहली दफा बताया। फिलिप सिडनी ने डिफेंड किया कि पोइट्री जो है वो मदर ऑफ ऑल इवल नहीं है। पोइट्री को प्लेटो ने डिस्कार्ड नहीं किया, बल्कि प्लेटो ने बुरे पोइट्स को डिस्कार्ड किया। प्लेटो का तो खुद वर्क जो है वो पोइट्री की शक्ल में है। तो आप उसको वन बाय वन उसकी मिसालें दे सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइम टीएस ये इसने कॉन्सेप्ट दिया था सिडनी ने। उसके बाद आगे एक और वर्क है, इट इज नॉट द ग्रेटनेस द इंटेंसिटी ऑफ द मोशन द कंपोनेंट्स बट द इंटेंसिटी ऑफ द आर्टिस्टिक प्रोसेस द प्रेशर सो टू स्पीक अंडर द फ्यूजन होता है मिलाना, टेक प्लेस दैट काउंट्स। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द इलियट ऐसे ट्रेडिशन है। अच्छा, इसकी आपको समझ आई हो कि इसमें वो पूछना क्या चाह रहा है, मेन थीसिस क्या है इस पूरे इसका? अगर नहीं समझ आई तो मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा आसान क्वेश्चन है, और ये ट्रेडिशन और इंडिविजुअल इमोशंस। क्या वो कहना चाह रहा है। टीएस इलियट इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है, मतलब वो क्या कहता है कि एक पोएट को कैसा होना चाहिए, ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर उसने क्या बताया है? सर, ये मतलब इसमें ये बताना है कि जो हमें पोइट्स को अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करने चाहिए, बल्कि स्केप ऑफ इमोशंस होना चाहिए। अगर और उसको जो इमोशंस हैं और जो उसकी जो आर्ट है, उन दोनों को मिला के इस तरह मतलब प्रेजेंट करना चाहिए कि उसके जो पर्सनल इमोशंस है उसमें मतलब वो उसकी आर्ट में रिप्रेजेंट ना हो। अच्छा, इस स्टेटमेंट इस असाइनमेंट के अंदर जॉन डन भी डिस्कस होगा, क्योंकि उसने उसको आइडलाइज किया है। मेटाफिजिकल पोएट्री को उसने क्या डिफाइन किया, उसको आइडलाइज किया कि वो अच्छी पोएट्री थी। अच्छा, इसमें कहता है कि इट इज नॉट द ग्रेटनेस द इंटेंसिटी ऑफ इमोशन। अब यहाँ पे वर्ड्सवर्थ रिजेक्ट हो रहा है, वर्ड्सवर्थ की थ्योरी रिजेक्ट हो कि इंटेंसिटी ऑफ इमोशन द कंपोनेंट बट द इंटेंसिटी ऑफ द आर्टिस्टिक प्रोसेस। उसने कहा कि एक पोएट का माइंड जो है वो जार की मानद है, ठीक है, जबकि वर्ड्सवर्थ का ख्याल था कि पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल एक्सप्रेशंस एंड फीलिंग्स। जो आपके पास पावरफुल फीलिंग है, इमोशन है, उसका जो एक्सप्रेशन है वो पोएट्री है। कि जब वो इतनी ज्यादा हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है, तो वो आपके मुंह से पोएट्री निकलती है। तो उसने क्या कहा कि कोई अरेंजमेंट की जरूरत नहीं, जैसी थॉट आ रही है उसको रॉ आ रही है जैसी वैसे लिख दो पेपर पे। लेकिन वो कहता है नो, एक पोएट का माइंड जो आम बंदे से हटके होता है, डिफरेंट होता है जरा। वो ये नहीं कि जो उसके मन में आया वो लिख दे, बल्कि एक पोएट के माइंड के अंदर, क्योंकि उसका माइंड आम बंदे से डिफरेंट होता है, उसके अंदर इमोशन भी है, उसके अंदर पैशन भी है, उसके अंदर फीलिंग भी है, उसके अंदर थॉट्स भी है, रॉ थॉट्स भी है, अनअरेंज्ड अरेंज थॉट्स भी हैं, उन सब को प्रोसेस करता है, अरेंज करता है, और आर्टिस्टिक फॉर्म में बड़ी अच्छी तरह उसको लॉजिक उनको फ्यूज करके, यानी उसका फ्यूजन बना के इमोशन, पैशन, फीलिंग, थॉट्स, लॉजिक, इन सब चीजों का एक इनको फ्यूज कर लेता है, इकट्ठा करके एक बड़ा आर्टिस्टिक फॉर्म में वो प्रोसेस करके फिर उसको लिखता है। इन सारी चीजों को क्या करता है, प्रोसेस करता है, उसको अरेंज करता है, ऑर्डर करता है, और बड़ा ऑर्डर के साथ उनको लिखता है एक पोएट। ना कि जैसी आई फीलिंग वैसी लिख दी, जिस जिस तरफ माइंड गया उस तरफ लिखता गया। बहारों के ऊपर, फूलों के ऊपर, कुकू के ऊपर, डैफोडिल्स के ऊपर, जहां जहां आपकी थॉट्स गई,
आप वहां वहां या उसके बारे में लिख रहे हैं, तो यू आर मेयर राइटिंग योर फीलिंग, नॉट अ पोइट्री, अकॉर्डिंग टू टीएस इलियट। टीएस इलियट अपनी नेचर में क्लासिसिस्ट है। क्लासिसिस्ट की अप्रोच जो थी वो ऑब्जेक्टिव थी, साइंटिफिक थी, टू द पॉइंट थी। तो आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जैसे साइंटिफिक अप्रोच देता है, कि वो प्रोसेस करता है, अवेल्युएट करता है, फ्यूजन करता है थॉट और फीलिंग का, और फिर बड़े अच्छे तरीके से लिखता है। यहाँ पे जॉन डन डिस्कस होगा, क्योंकि जॉन डन, उसके पास, उसे कहते हैं कि वो अपने हेड से पोइट्री करता था। जॉन डन क्या कहता था, मुझे टॉपिक दो, मैं आपको बड़ा अच्छा लिख दूंगा, जितना मर्जी लंबी पोएम ले लो। और साथ वो क्या करता था, उसके ऊपर पास वर्ड्स होते थे, पैशन होती थी, लॉजिक होती थी, रीजन होती थी, रेट्रिक होती थी, उन सब को मिला के फ्यूज करके, फ्यूजन ऑफ थॉट्स एंड सेंसिबिलिटी वो जानता था। he knows how to unite thoughts and emotions। थॉट और इमोशन को कैसे यूनाइट करना है वो जॉन डन जानता है, मेटाफिजिकल पोएट्स जानते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ थॉट, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये किनके पास था कि वो डिसएसोसिएट भी कर लेते थे, यूनिफाई भी कर लेते थे थॉट और इमोशन। जबकि रोमांटिक पोएट्स जस्ट अपनी इमोशन लिखते हैं, क्लासिकल पोएट्स जस्ट थॉट लिखते हैं, जैसा वो सोचते थे, ऑब्जेक्टिव बना बना के पेश करते थे। तो वो कहता है ये दोनों को अरेंज करके, प्रोसेस करके, मुनासिब बना के लिखता है, ऑर्डर फॉर्म में लिख लेता है, वो अच्छा पोएट होता है। वो ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट को मिला देता है, न्यू और ओल्ड को मिला के एक नई चीज बना लेता है, मेक इट न्यू, एज एजरा पॉन्ड सेड, मेक इट न्यू। पुरानी चीजों को, जो एंटीक चीजें होती हैं, पुरानी ओल्ड एंशिएंट क्लासिक, उनको लेके एक रीशेप करके नई चीज बना के पेश करना, इट इज अ टैलेंट, according to Ezra Pound. And Ezra Pound was a teacher of T.S. Eliot. He has taken the very concept from Ezra Pound. एजरा पॉन्ड टीएस इलियट का दोस्त था, टीचर था, उससे वो अपनी राय लेता था। इवन कि जब उसने बहुत लंबी पोएम लिखी, वेस्ट एंड द वेस्ट लैंड, तो उसने कहा इसको छोटी करो यार, इसे काट छांट करके इसको छोटी करो, ये तो बहुत लंबी है। तो फिर उसने उसको छोटी किया था, मतलब उसको, उसकी लेंथ छोटी की। तो अब मेरे ख्याल में ये समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है? यहां तक कोई कंफ्यूजन हो? नो सर। आगे देखें, अवेल्युएट द बेल्सेज वर्क क्रिटिकल प्रैक्टिस एज अ क्रिटिक। आपने बेल्से को बताना है कि एज अ, अब बेल्से ने पहली बहुत जो क्रिटिकल प्रैक्टिस बुक लिखी है, डरबे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, इंग्लैंड की, वो एक प्रोफेसर थी और यूनिवर्सिटी की, और उसने कोई अपनी थीरी नहीं दी। पहली तो बात यह है कि आप ये ना समझे कि वो कोई थीरिस्ट है, उसने कोई अपनी थीरी दी है, बल्कि उसने, वो एक क्रिटिक है, और उसने जो पहले से मौजूद थीरीज थी उनके बारे में बताया था कि कौन सी थीरी बेस्ट है। मतलब उन थीरी को, एक दूसरे को, एक थीरी को डिफाइन करती, फिर कहती कि मीनिंग इसी तरह भी नहीं हो सकते कि एक जगह पे हो जाएं, खड़े हो जाएं। तो वो एक एक सबसे पहले वो क्या करती है कि क्या क्या मीनिंग जो है वो टेक्स्ट के अंदर है, क्या रीडर के पास है, क्या राइटर के पास है। रीडर के पास है तो रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी डिस्कस होगी, राइटर के पास है तो एक्सप्रेसिव रियलिज्म डिस्कस होगा, उसको किस किस ने रिजेक्ट किया, फिर साथ अपना भी व्यू दे देती है। फिर न्यू क्रिटिक्स जो है वो कहते हैं कि क्लोज रीडिंग के अंदर ही मीनिंग है, कि एक हमारे पास टेक्स्ट है, उसमें जब न्यू क्रिटिक्स डिस्कस होंगे तो साथ फॉर्मलिस्ट भी डिस्कस होंगे, ठीक है? फॉर्मलिस्ट डिस्कस होंगे तो स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट सोसेरियन भी डिस्कस हो जाएंगे। तो इस तरह फॉर्मलिस्ट डिस्कस हुए, स्ट्रक्चरलिस्ट डिस्कस हुए, कि मीनिंग स्ट्रक्चर के अंदर ही है, उसको बस आप क्लोज स्टडी करें, बाकी को काट दें, उसके इन्फ्लुएंसेस को भी काट दें, कोई जरूरत नहीं है उसकी बायोग्राफी, उसके टैक्स, उसके इंटेलेक्ट और उसके नॉलेज, उसकी पीएचडी, उसके एमफिल और उसके नॉलेज के बारे में जाने की। जस्ट टैक्स को हम टैक्स लेंगे, आइसोलेट करेंगे, स्टडी करेंगे। तो उसने ये भी रिजेक्ट कर दिया। कैथरीन बेल से एक एक थ्योरी को लेती है और उसको रिजेक्ट कर देती है, आखिर में अपना व्यू देती है कि मीनिंग जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट, सोशल कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट है। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है कि कैसे बिल्ट होता है मीनिंग, मीनिंग कैसे बिल्ड होते हैं, सोशल कल्चरल आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, कि सोसाइटी
सोसाइटी, कल्चर और उस वक्त की एज मीनिंग बनाती है। और उसके लिए वो बहुत अच्छी मिसाल देती है कैथरीन बेल से। जिस बंदे ने कैथरीन बेल से को पढ़ लिया, उसने सारी थ्योरी उसको आ गई। क्रिटिकल प्रैक्टिस को अक्सर टीचर इसलिए छोड़ देते हैं कि क्योंकि ये मुश्किल किताब है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो इसको पढ़ गया उसका उसे मल्टीपल एंगल से वो टेक्स्ट को देख सकता है। वो उसने समझ लें कि मल्टीपल उसने ग्लासेस लगाए हुए हैं चीजों को देखने के लिए। आपको मल्टीपल लेंस मिल जाते हैं चीजों को व्यू करने के लिए, अगर आप कैथरीन बेल्से को पढ़ लें तो। अब यहाँ पे वो क्या कह रही है कि टेक्स्ट के पास मीनिंग है, रीडर के पास मीनिंग है, आपने उसको डिफाइन करना है, या किसके पास मीनिंग है, आथर के पास मीनिंग है। तो यहाँ पे वो रिजेक्ट करती है कि आथर के पास भी मीनिंग नहीं है, रीडर के पास भी मीनिंग नहीं है, न्यू क्रिटिसिज्म के भी पास मीनिंग नहीं है, ठीक है, टेक्स्ट के पास भी मीनिंग नहीं है। तो मीनिंग लाए कहाँ करते हैं वो आखिर में बता देती है। वो ज्यादा व्यू उसका किसकी तरफ जाता है, ज्यादा व्यू वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो है कॉन्सेप्ट है वो इसको देखती है कि मीनिंग जो है वो बेसिकली क्या है, हट के चीजों से जरा देखने पड़ते हैं कि एक चीज जो है वो किस एक एज में कुछ है, दूसरी एज में कुछ बन जाती है। बल्कि लिखी हुई टेक्स्ट जो है वो भी अपना मीनिंग बदल लेती है, वाइब्रेंट है, वो भी मूविंग है मीनिंग उसके। मतलब एक एज में कुछ है, एक जो आप इसमें मिसाल देती है मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के सैटर्न के करेक्टर की। कि सैटर्न का करेक्टर जो क्लासिकल एज थी, उस एज में मिल्टन की एज में वो क्या था, विलन था। क्योंकि प्योरिटन उसको विलन समझ रहे थे, वो मजहबी लोग थे। लेकिन मॉडर्न एज में वो क्या रेंस वो एक आजादी का फिगर बन गया, वो एपिटोम बन गया, एम्बलम बन गया किसका, एम्बलम ऑफ लिबर्टी, डेमोक्रेसी बन गया मॉडर्न एज में। What though the field be lost, all is not lost. Our unconquerable will, the study of revenge and immortal hate. What else should not be overcome? O pit of the hell, receive thy new possessor, one who has brought mind never to be changed by place or time. To reign is worth ambition, though in a hell. फिर वो आगे से कहता है कि वो कहता है द माइंड इन इट्स प्लेस कैन मेक हेल ऑफ हेवन और हेवन ऑफ हेल। कि इंसान का माइंड जो जो फियर होता है वो हमेशा बंदे के माइंड में होता है, लेकिन उसके बॉडी को मैनिपुलाइज कर लेता है, उसको ओवरकम कर लेता है। द फियर इज ओनली इन योर माइंड, बट डोंट लेट योर फियर टू कनकर योर बॉडी। द माइंड इन इट्स प्लेस कैन मेक हेल ऑफ हेवन एंड हेवन हेवन ऑफ हेल। तो यू हैव टू ओवरकम योर फियर, डोंट लेट इट हाईजैक योर बॉडी। तो इसको आप कर सकती हैं। व्हाट आर द रेमंड विलियम व्यू, ये हमने डिस्कस कर लिया। आगे कहता है क्रिटिसिज्म इज एन आर्ट, ये मैंने आपको सेंड भी किया है कि क्रिटिसिज्म बेसिकली है क्या सा, क्या कौन कैसी एफर्ट है। इसके ऊपर आप जितना मर्जी लंबा लिख लें, कुछ लोगों के व्यू भी दे दें, मैं आपको इसके ऊपर कोई एक सवाल बना के भी सेंड कर दूंगा। तो वो कह रहा है बेसिकली व्हाट क्रिटिसिज्म एन एफर्ट टू सी थिंग। बेसिकली अगर क्रिटिसिज्म को डिफाइन करें तो वो क्या है, criticism is an effort to evaluate, to interpret, to judge piece of literary genre, piece of art। किसी पीस ऑफ आर्ट को evaluate करना, जज करना, इंटरप्रेट करना, मल्टीपल एंगल से देखना, यही तो क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म का मतलब ये नहीं है कि उसको क्रिटिसाइज करके रख देना बस ये तो है ही बुरा, बस ठीक नहीं, नो। क्रिटिसिज्म जब किया जाता है तो उसकी मेरिट और डीमेरिट्स देखी जाती हैं, क्या उसमें अच्छा है वो भी बताया जाता है, जो उसमें ड्रॉबैक्स हैं वो भी बताए जाते हैं। ये नहीं कि आप उसकी डीमेरिट ही बता दें, बस नेगेटिवली देखना है। आप उसमें पॉजिटिव चीजें भी बता सकती हैं कि इसने बहुत अच्छी मेटाफर यूज की है, इसका स्टाइल बहुत अच्छा है, इसकी सेटिंग बहुत अच्छी है, इसने जो इसके अंदर योनराज को इसने अप्रिशिएट किया है, जो इसमें पर्सोनिफिकेशन इस्तेमाल किया है, जो इसने इसके अंदर पैराडॉक्सेस लगाए हैं, या जो मैट्रिकल लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, जो राइमिंग स्कीम डाली है, जो मीटर्स लगाए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। साथ उसका ये भी बताएं कि ये चीज़ जो है वो उसकी ठीक नहीं है, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसको मल्टीपल एंगल से देखना है, एक ही तरह नहीं करते जाना। तो एक क्रिटिक का जो रोल होता है, इट इज जस्ट लाइक अनबाइस्ड, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अनबाइस्ड और इम्पार्शियल इन लिटरेचर। क्योंकि लिटरेचर होता ही सब्जेक्टिव है, थॉट्स की स्टडी है ना, आइडियाज की स्टडी है।
तो आइडिया कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं होते इंसान के, मोस्टली सब्जेक्टिव होते हैं। तो आप इसमें अपने व्यूज भी दे सकती हैं, ये नहीं कि कोई बुक वाले ही देने हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन उसने मांगा है आपसे कि आप क्या कहते हो। पर्सनल पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होनी चाहिए क्रिटिसिज्म के अंदर। तो आप अपना व्यू इसमें बता सकती हैं कि आप लिटरेचर को कैसे देखती हो। ठीक है। तो होप आज का लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा, आपने इसको इसमें कुछ लर्न किया होगा।